गुड मॉर्निंग बेटा। आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। ये एक पिक्चर दिखा रखा है आपको। ये 2001 में है अमेरिका में जो आतंकवादी हुआ था, जिसे हम 9/11 कहते हैं। 2001 में अमेरिका में जो आतंकवादी हमला हुआ था, जिसे 9/11 के नाम से जाना जाता है, ये उस हमले की तस्वीर है। और ये दुनिया का ही, अमेरिका के इतिहास के साथ साथ दुनिया में सबसे बड़ा आतंकवादी हमला माना जाता है। ये 2 ट्विन टावर थे अमेरिका के। ट्विन टावर पे 2 प्लेन जो है, 4 प्लेन हाईजैक हुए थे और 2 प्लेन ट्विन टावर में जाके गिरे। ट्विन टावर से टकराए 2 प्लेन। एक प्लेन इनका जो रक्षा मंत्रालय था, पेंटागन, उस पर जाके गिरा और एक खेत में जाके गिरा। तो 4 प्लेन आतंकवादियों ने, अलकायदा के आतंकवादियों ने हाईजैक करके अमेरिका पे आतंकवादी हमला किया था। ये दुनिया का इस सबसे बड़ा आतंकवादी हमला माना जाता है। और इस हमले के बाद अमेरिका से पूरी दुनिया हिल गई थी। इसके बाद से ही अमेरिका ने आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए ऑपरेशन एंड्यूरेंस फ्रीडम भी चलाया था। The attack on the Twin Towers of the World Trade Centers in New York on 11 September 2001 has been seen as a watershed event in the contemporary history. Overview. We have seen that the end of Cold War left the US without any serious rival in the world. The era since then has been described as a period of US dominance or a unipolar world. In this chapter, we try to understand the nature, extents, and limits of this dominance. We begin by narrating the story of the rise of the New World Order from the first Gulf War to the US-led invasions of Iraq. We then pause to understand the nature of US domination with the help of the concept of hegemony. After exploring the political, economic, and cultural aspects of US hegemony, we assess India's policy options in dealing with the US. Finally, we turn to see if there are challenges to this hegemony and whether it can be overcome. तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे अमेरिकी वर्चस्व। समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व को हम इस पाठ में पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि जब 1991 में यूएसएसआर का विघटन हो गया था, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया था। यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद उससे 15 नए देश बन के उभर के आए और यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के साथ ही कोल्ड वार समाप्त हो गया। कोल्ड वार तो समाप्त हुआ ही, जो बाइपोलर वर्ल्ड था, 2 ध्रुवीय विश्व था, 2 सुपर पावर थे, उनमें से एक पावर का नामो निशान मिट चुका था और दूसरा अभी भी पूरी ताकत से खड़ा था, और था वो यूएस। अमेरिका अभी भी पूरी ताकत से खड़ा हुआ था। और इस पूरे चैप्टर में हम अमेरिकी वर्चस्व के बारे में पढ़ेंगे, उसके डोमिनेंस, उसकी हेजीमनी के बारे में पढ़ेंगे, फर्स्ट गल्फ वॉर से लेकर इराक वॉर तक अमेरिका के जो पावर्स को पढ़ेंगे। उसके अलावा उस अमेरिकन हेजेमनी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल एस्पेक्ट्स में हमें कैसे देखने को मिलती है। यहाँ 3 बच्चों की एक छोटी सी कहानी है, आयशा, जाबू और आंद्रे। आयशा was doing very well in her studies at a high school in the outskirts of Baghdad and was planning to study medicine in university. She lost a leg in 2003 when a missile slammed into an air raid shelter in which she was hiding with her friends. Now she is learning to walk all over again. She still plans to become a doctor, but only after the foreign armies leave her journey. आयशा बगदाद में रहती है और बगदाद इराक की राजधानी है। आयशा अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छी है और बड़ी होकर एक डॉक्टर बनना चाहती है। पर 2003 में उसके साथ क्या होता है? 2003 में जिस जगह पे वो और उसके फ्रेंड्स छुपे हुए होते हैं, वहाँ पर
एक मिसाइल आके गिरती है और उस मिसाइल अटैक में उसका एक पाँव चला जाता है। वो अपाहिज हो जाती है, पर अपाहिज होने के बावजूद भी वो फिर से चलना सीख रही है और अपने डॉक्टर बनने का प्लान पूरा करना चाहती है। पर उसका प्लान तभी पूरा हो सकता है जब अमेरिका की फ़ौज इराक से चली जाए। अमेरिकन फ़ौज जो है, जो इराक में है, वो वहाँ से चली जाएगी, तभी उनकी पढ़ाई लिखाई दोबारा से सही तरह से हो सकता है। तो हमने यहाँ पे अमेरिकन डोमिनेंस देखा। 2003 में अमेरिका ने इराक पर अटैक किया था। इस इराक अटैक की कोई खास वजह नहीं थी। जाबू इज अ टैलेंटेड यंग आर्टिस्ट हु लिव्ड इन डरबन, South Africa. His painting was heavily influenced by traditional tribal art forms. He wants to go to the art schools and later open his own studio. However, his father wants him to study for the MBA and then join the family business. The business is not doing too well. Jabu's father feels that with an MBA degree, Jabu will be able to make the family business profitable. जाबू एक टैलेंटेड आर्टिस्ट है, डरबन का रहने वाला है, साउथ अफ्रीका में डरबन का रहने वाला है। उसकी पेंटिंग में हमें ट्रेडिशनल ट्राइबल आर्ट देखने को मिलता है। वो आर्ट स्कूल जाना चाहता है और अपना स्टूडियो खोलना चाहता है, पर वहीं उनके फादर चाहते हैं कि जाबू MBA की पढ़ाई करे, उसके बाद अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन करे ताकि फैमिली बिजनेस को और आगे बढ़ाया जा सके। जाबूज के फादर हैं, वो चाहते हैं कि MBA डिग्री पाने के। MBA डिग्री की स्टार्टिंग अमेरिका से हुई थी और MBA डिग्री पाने के बाद बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर उससे अच्छी जॉब मिल सकती है। तो यहाँ पर भी जो है हमें अमेरिकन का क्या देखने को मिलता है। यहाँ पर बड़ी कंपनी में जॉब पाने की जो आशा है, कोर्स करके बड़ी कंपनी में जॉब पाने का आशा, इस तरह के उस तरह अगर जॉब उस तरह का मिलता है तो लाइफ स्टैंडर्ड भी फिर उसी तरह की बन जाता है। तो यहाँ MBA का कोर्स कराना उनके फादर चाहते हैं, जबकि जाबू तो बिल्कुल भी नहीं चाहता है। Andre is a young man living in Perth, Australia. His parents are immigrants from Russia. His mother gets very angry every time Andre put on blue jeans to go to the church. Andre ऑस्ट्रेलिया में रहता है, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में रहता है। उनके पेरेंट्स रशिया से रहने के लिए ऑस्ट्रेलिया चले गए थे। जब भी आंद्रे चर्च जाता है तो ब्लू जीन्स पहनता है, नीली जीन्स पहनता है, जो कि उसकी मदर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। She wants him to look respectable in church. Andre tells his mother that jeans are cool, that they give him the sense of freedom. वह जहाँ आंद्रे की मदर उस जीन्स पहन के चर्च जाना पसंद नहीं करती हैं, वहीं पर आंद्रे बहुत पसंद करता है। वहीं आंद्रे को अपनी मदर से कहता है जीन्स बहुत कूल है और जीन्स पहन के उसे फ्रीडम का एहसास होता है। Andre's father reminds his wife how they too used to wear jeans when they were young. They were youngsters in Leningrad, and for the same reasons that their son now in both. वहीं आंद्रे के फादर कहता है कि जब वो लेनिनग्राद में रहते थे तो वो भी जीन्स पहनना बहुत पसंद करते थे। तो यहाँ पर बच्चों की जो पसंद है वेस्टर्न क्लोथ्स, जीन्स की जो पसंद है, तो जीन्स भी अमेरिका की देन है। ब्लू जीन्स जो जीन्स पहनते वो अमेरिका की देन है। तो यहाँ पर कपड़े जो हमारा पहना हुआ है वहाँ पे भी अमेरिका की झलक देखने को मिलती है। और जिसे आंद्रे ही पसंद करता है, वैसे आज के टाइम के बहुत से यंगस्टर्स जीन्स पसंद करते हैं, वैसे ही क्लोथ्स पसंद करते हैं। Andre has had an argument with his mother, Jabu. Andre has had an agreement with his mother. Jabu may be forced to study a subject that has no interest in it. यहाँ पर आंद्रे को अपनी मदर से आर्ग्यूमेंट करना पड़ रहा है, जीन्स पहनने के लिए करता है वो आर्ग्यूमेंट। वहीं जाबू को वो कोर्स पढ़ना पड़ रहा है जिस पर उसके बिल्कुल पसंद नहीं है, उसे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। इन कॉन्ट्रास्ट आयशा हैज लॉस्ट हर लेग एंड इज लकी टू बी अलाइव। हाउ कैन वी इवन डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स इन द सेम ब्रेथ? वी कैन एंड मोस्ट मस्ट डू सो। एज वी शैल सी इन दिस चैप्टर, ऑल थ्री हैव बीन इन डिफरेंट वेज अफेक्टेड बाय यूएस हेजेमनी। अब ये तो 3 एग्जाम्पल जो आपको दे रखे हैं, आयशा का, जाबू का और आंद्रे का।
ये तीनों अलग अलग कंट्री से हैं, अलग अलग इनकी सिचुएशन है, फिर भी इन तीनों के लाइफ में यूएस हेजेमनी देखने को मिलती है. We will meet Aisha, Jabu and Andrei again, but let us first understand how US hegemony began and how it operates in the world today. We will follow the popular uses of the word America to refer to the United States of America, but it may be useful to remind ourselves that the expressions America covers the two continents of North and South America and that the US is only one of the countries of the American continents. Thus, the use of the word America solely for the US is already a sign of US hegemony that we seek to understand in this chapter. अब देखिए बच्चे, हमारे पास नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका बोल के दो कॉन्टिनेंट्स हैं. नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका नाम के दो कॉन्टिनेंट्स हैं. अगर हम अमेरिका बोलते हैं तो एक पूरे नॉर्थ और साउथ दोनों मिलकर एक कॉन्टिनेंट भी कहलाता है. नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका नाम के दो कॉन्टिनेंट हैं. अगर केवल अमेरिका बोलते हैं तो नॉर्थ और साउथ अमेरिका के दोनों कॉन्टिनेंट उसमें आ जाते हैं. पर यहाँ पर अमेरिका की इतनी ज़्यादा हेजेमोनी है कि यहाँ अमेरिका बोलने पर हम कॉन्टिनेंट को नहीं समझ रहे होते हैं. जब हम अमेरिका कहते हैं तो हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को जान रहे हैं. यानी कि देखो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फुल नेम है इसका, इसको शॉर्ट में हम अमेरिका कहते हैं. और वही नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है और साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, दोनों को मिलाकर भी अमेरिका कहा जाता है. पर आज की डेट में अगर कोई अमेरिका कहता है तो अमेरिका का मतलब नॉर्थ कॉन्टिनेंट और साउथ कॉन्टिनेंट को नहीं समझ रहे होते हैं. अमेरिका का मतलब सीधे अमेरिका कंट्री समझ रहे होते हैं. तो यहाँ पर देखिए, अमेरिका बोलते ही केवल अमेरिका कंट्री का नाम दिमाग हमारे अंदर आता है. नॉर्थ और साउथ कॉन्टिनेंट के बारे में तो आता ही नहीं है. नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के बारे में तो हमारे दिमाग में कुछ आता ही नहीं है. तो यहाँ से भी हमें अमेरिकन हेजेमनी का लक्षण देखने को मिलता है. अमेरिकन डोमिनेंस की निशानी हमें देखने को मिलती है. Beginning of the New World Order. The sudden collapse of the Soviet Union took everyone by surprise while one of the two superpowers ceased to exist. The other remains with all its power intact, even enhanced. Thus, it will appear that US hegemony began in 1991 after Soviet power disappears from the international scene. देखिए, 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त होता है. इसके तुरंत बाद कोल्ड वार स्टार्ट हो जाता है. कोल्ड वार के टाइम में हमारे पास दो सुपर पावर थे, सोवियत यूनियन एंड यूएसए. पूरे कोल्ड वार पीरियड के दौरान दुनिया में दो सुपर पावर थी और उसको हम कहते थे बाइपोलर वर्ल्ड. पर 1991 में जैसे सोवियत संघ का विघटन होता है, सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन होता है, इसके बाद एक पावर का तो नामो निशानी मिट गया, एक पावर तो बिल्कुल ही समाप्त हो गया. पर दूसरा पावर यूएस पूरी ताकत के साथ खड़ा ही रहता है. This is largely correct, but we need to keep in mind two writers to this. First, as we shall see in this chapter, some aspects of US hegemony did not emerge in 1991, but in fact go back to the end of the Second World War in 1945. क्लियरली तौर पर अगर हम बिल्कुल साफ तौर पर देखते हैं तो हमें अमेरिकन डोमिनेंस 1991 के बाद तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में साफ ही साफ नज़र आता है, क्योंकि 1991 के बाद वर्ल्ड पॉलिटिक्स से सोवियत संघ लुप्त हो जाता है, सोवियत संघ का इफेक्ट ख़त्म हो जाता है. तो 1991 के बाद तो यूएस हेजेमनी साफ तौर पर ही नज़र आती है. पर अगर हम इससे पीछे जाए तो हमें अमेरिकन डोमिनेंस की शुरुआत 1945 से ही देखने को मिल जाती है. जब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा होता है, उस समय अमेरिका जापान के दो शहरों में अटैक करता है बम से. तो वहीं पर क्लियर कट हमें जो है अमेरिका की डोमिनेंस की निशानी साफ तौर पे देखी जा सकती है 1945 में, जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था. सेकेंड वर्ल्ड वार इन 1945 the US did not start behaving like a hegemonic power right from 1991. It became clear much later that the world was in fact living in period of hegemony. Let us therefore look at this process by which US hegemony got established more closely. तो बेटा अमेरिका का जो डोमिनेंस है साफ तौर पर 1991 के बाद नज़र आया देखने में,
पर इसकी डोमिनेंस तो बहुत पहले से ही थी। डोमिनेंस तो 1945 से ही वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे अमेरिकन डोमिनेंस देखने को मिलता है, और आज तो पूरी दुनिया ही अमेरिकी के वर्चस्व के नीचे दबा हुआ है। वैसे तो बहुत सारे पावर्स हैं वर्ल्ड में, फिर भी अमेरिका का पावर सबसे ही ज़्यादा है। तो कल बेटा हम फर्स्ट गल्फ वॉर पढ़ेंगे। 1990 में इराक ने जो कुवैत पर आक्रमण कर दिया था और फर्स्ट गल्फ वॉर स्टार्ट हुआ था वहाँ पर, ये टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए यहीं तक। थैंक यू बेटा।